जरूरी नहीं है कि हर जोकर का जिम्मेदार वेट एसिड ही हो। समाज में एक इंसान को बस एक बुरा दिन चाहिए और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। डीसी कॉमिक्स का बैटमैन का सबसे बड़ा विलेन जोकर पिछले 80 सालों से कॉमिक बुक के अलावा भी अलग अलग मीडियम्स ऑफ एंटरटेनमेंट में अपनी छाप छोड़ चुका है और एक पॉप कल्चर आइकन बन चुका है, जिसकी पॉपुलैरिटी को और भी ज्यादा ऊंचाई पर ले गई टॉड फिलिप्स की डायरेक्टेड और वकीन फिनिक्स की परफॉर्मेंस से सजी हुई 2019 की जोकर मूवी, जिसने अपने नाम पर कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़े और कई सारे नए रिकॉर्ड्स बनाए। और हमारे सब्सक्राइबर्स, जिन्हें हम थैंक्स बोलना चाहेंगे इस टॉपिक को बार बार कमेंट में सजेस्ट करने के लिए, उनके भारी डिमांड पर आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द जोकर मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। जहां पर आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि जोकर मूवी के लिए वकीन फिनिक्स ने आखिर किस किस तरह की तैयारियां की और ये उनके लिए इतना पेनफुल क्यों था। जानेंगे जोकर की आइकॉनिक लाइफ से जुड़े हुए सीरियस मेडिकल कंडीशन के बारे में। इसके अलावा जानेंगे कि क्या रही है इस मूवी की बिहाइंड सीन कंट्रोवर्सीज, क्या क्या थी जोकर मूवी की कुछ रिकॉर्ड तोड़ अचीवमेंट, और जानेंगे कि क्या इसका कोई आने वाला फ्यूचर है भी या नहीं। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वकीन फिनिक्स स्टारर जोकर 2019 की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसे अमेरिकन डायरेक्टर टॉड फिलिप्स ने डायरेक्ट किया था। ये मूवी बेस्ड थी डीसी कॉमिक्स के बैटमैन के विलेन जोकर के ऊपर, जो हमें पहली बार 1940 के बैटमैन के इशू नंबर 1 में दिखा था, जहां पर इस मूवी में इसकी ओरिजिन की कहानी को कॉमिक बुक से अलग एक बहुत ही रियलिस्टिक और ग्राउंडेड वे में दिखाया गया है, जहां पर ये कहानी 1981 में आर्थर फ्लेक की है और ये पिछले आए मूवीज या टीवी शो में दिखे किसी भी जोकर से पूरी तरह से सेपरेट है और इस जोकर का यूनिवर्स पूरी तरह से अलग है। वकीन फिनिक्स, जो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा चूजी हैं, उन्होंने साल 2014-15 में एक लो बजट कैरेक्टर स्टडी मूवी बनाने की इच्छा जताई थी और उन्हें पहले भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज के 2 रोल्स ऑफर किए गए थे, लेकिन वो बेसिकली मल्टीपल मूवीज में कमिट नहीं होना चाहते थे। यहाँ तक कि जब उन्हें टॉड फिलिप्स के जोकर से पहले भी जोकर का रोल ऑफर किया गया था तो उन्होंने इसे यही कहकर मना कर दिया था कि जोकर में कुछ ऐसा नहीं है जिसमें कुछ नया किया जा पाए। लेकिन लकीली वहीं पर दूसरी ओर टॉड फिलिप्स भी एक कैरेक्टर स्टडी मूवी बनाना चाहते थे और उन्हें भी कई सारी सुपर हीरो मूवीज को डायरेक्ट करने का ऑफर मिला था, जिसे उन्होंने कई बार रिफ्यूज किया था। लेकिन फॉर्चुनेटली जब उन्होंने जोकर के कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया तब इसे उन्होंने अपने तरीके से सबसे अलग रूप में प्रेजेंट करने का सोचा और जब वकीन फिनिक्स को भी इस रोल के बारे में पता चला तब वो इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए थे एंड काइंड ऑफ जो उन्हें शुरू से चाहिए था वो उन दोनों को मिल गया। शुरुआत में जब मार्टिन स्कॉर्सेज़े इस मूवी में प्रोड्यूसर के रूप में जुड़े थे तब वार्नर ब्रोस ने टॉड फिलिप्स की आइडिया को सुनने के बाद उन्हें लियोनार्डो डिकैप्रियो को कास्ट करने के लिए सजेस्ट किया था, क्योंकि वो पहले भी मार्टिन स्कॉर्सेज़े की 6 मूवीज में काम कर चुके थे। लेकिन वहीं पर टॉड फिलिप्स ने इस ऑफर को रिजेक्ट करके वकीन फिनिक्स को इस मूवी में लेने की इच्छा जताई, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने इस कैरेक्टर को वकीन फिनिक्स के लिए ही लिखा था और उनके इसी डिसीजन ने वकीन फिनिक्स को उनका सबसे यादगार रोल दिलवा दिया। अब इस मूवी का इंस्पिरेशन वैसे तो 1988 की राइटर एलन मूर और आर्टिस्ट ब्रायन बोलन की ग्राफिक नॉवल बैटमैन द किलिंग जोक थी, जहां पर बेसिकली जोकर की ओरिजिन को एक फेल्ड कॉमेडियन के रूप में दिखाया गया था। लेकिन मूवी के लिए यहाँ पर टॉड फिलिप्स ने मोस्टली मार्टिन स्कॉर्सेज़े की कई सारी मूवीज जैसे कि 1976 की टैक्सी ड्राइवर, 1980 की रेजिंग बुल और 1983 के द किंग ऑफ कॉमेडी का एक मिला जुला एसेंस इस मूवी के अंदर इंक्लूड किया। इसके अलावा भी उन्होंने 1973 की सरपीको, 1975 की वन फ्लू ओवर कुकूज नेस्ट और 1928 की द मैन हु लाव्ड से इंस्पिरेशन लिया, जो बेसिकली कॉमिक बुक के जोकर की इंस्पिरेशन मानी जाती है। अगर किसी कैरेक्टर का सोर्स मटेरियल होता है तो एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स को समझने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं और जोकर के केस में डीसी कॉमिक्स में तो एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, लेकिन जोकर की इतनी लंबी चौड़ी कहानी होने के बावजूद भी वकीन फिनिक्स ने इन पर जरा भी ध्यान देने की कोशिश भी नहीं की और वो बेसिकली इस कैरेक्टर को अपने हिसाब से डेवलप करना चाहते थे, जहां पर उन्होंने कई सारी क्राइम विक्टिम्स, मर्डरर्स और पॉलिटिकल असैसिन्स की कहानियां पढ़ना शुरू कर दी और वो बेसिकली आर्थर के कैरेक्टर को इस तरह से डेवलप करना चाहते थे कि उसे समझने के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत ना पड़े।
अब भाई ये तो बात हो गई मेंटल प्रिपरेशन की, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जोकर का फिजिकल प्रिपरेशन था, जहां पर जोकर के रोल के लिए वकीन फिनिक्स को 52 पाउंड यानी 23.5 किलोग्राम घटाने पड़े थे और मूवी के लिए वो अपना वजन 28 किलोग्राम तक लेकर आए थे, जहां पर उन्होंने अपना ये वजन फिल्मिंग से सिर्फ और सिर्फ कुछ महीने पहले ही घटाना शुरू किया था, जहां पर वो दिन के एक एप्पल के साथ साथ लेटस और बॉइल्ड बीन्स भी खाया करते थे। और मूवी के अंदर आर्थर फ्लेक का जो पेन और एग्जॉशन सीन्स में हमें दिखा है, उसमें इस हंगर की भी बहुत बड़ी रोल है, जहां पर वकीन फिनिक्स के हिसाब से ये डाइट उन्हें पागल कर रहा था। लेकिन मेंटल और फिजिकल तैयारी करने के बावजूद भी वकीन फिनिक्स का चैलेंज खत्म नहीं हुआ और यहाँ पर उनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था जोकर की आइकॉनिक लाफ को क्रिएट करना, जहाँ पर इनिशियली उन्होंने इसके कई सारे वर्जन्स पर काम किया था, लेकिन जब फाइनली उन्होंने पैथोलॉजिकल लाफ डिसऑर्डर के पेशेंट्स को स्टडी करना शुरू किया, तब उन्हें अपनी आइकॉनिक लाफ का इंस्पिरेशन मिला। पैथोलॉजिकल लाफ डिसऑर्डर बेसिकली एक हिस्सा है स्यूडो बिलीफर इफेक्ट का, जो बेसिकली दिमाग में इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, जो किसी प्रकार के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या ब्रेन इंजरी की वजह से होता है। और इस बीमारी के अलग अलग वर्जन्स भी होते हैं, जिसमें कभी कभार पेशेंट या तो अचानक रोने लगते हैं या अचानक गुस्सा भी हो जाते हैं, रिगार्डलेस कि कोई भी या कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। टॉड फिलिप्स ने इंटेंशनली इस मूवी को करंट रियलिटी से अलग दिखाने के लिए लेट 70s और अर्ली 80s का टाइमलाइन चुना, और इस चीज के लिए वो उस समय के न्यूयॉर्क के कंडीशन से इंस्पायर्ड थे, जहां पर इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिकल कंडीशन बिगड़ने के कारण न्यूयॉर्क एक बहुत ही बुरे कंडीशन में था। और ये बेसिकली क्राइम, होमोसाइड और गैंगस्टर की वजह से न्यूयॉर्क आम आदमी के लिए एक बहुत ही खतरनाक जगह बन चुका था। और इसीलिए टॉड फिलिप्स ने 80s के न्यूयॉर्क पर ही जोकर के गौथम को मॉडल किया, और मूवी के लिए अर्ली 80s के सेट डिजाइन का जिम्मा मूवी के प्रोडक्शन डिजाइनर मार्क फ्राइडमैन का था, जिनका पूरा बचपन इसी माहौल में बीता था। और इस मूवी की ज्यादातर शूटिंग न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन के ज्यादातर हिस्सों में ही हुई है, और गौथम को न्यूयॉर्क से अलग दिखाने के लिए एडिशनल VFX का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें न्यूयॉर्क की कई सारी आइकॉनिक लैंडमार्क्स को हटाया गया है और कई नई चीजों को मूवी में कई जगहों पर इंक्लूड किया गया है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये बात न जानते हो, पर मूवीज के बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक कंपोजिशन मूवी के प्रिंसिपल फोटोग्राफी के खत्म होने के बाद होता है, जहां पर कंपोजर्स मूवी के सीन, सेटिंग्स और मूड के हिसाब से अपनी म्यूजिक को अपनी टीम के साथ कंपोज करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस मूवी के साथ ठीक उल्टा हुआ है, जहाँ पर टॉड फिलिप्स ने इस मूवी की कंपोजर हिल्डोर गॉनडॉटर को इस मूवी का स्क्रिप्ट मूवी की शूटिंग से पहले ही दे दिया था, और स्क्रिप्ट के हिसाब से ही उन्होंने म्यूजिक को क्रिएट किया है। और शूटिंग के दौरान कई जगहों पर सीन के सेटिंग और मूड को समझने के लिए बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक को बजाया जाता था। और मूवी का म्यूजिक सेट पर बजाने की वजह से ही मूवी का एक बहुत ही आइकॉनिक सीन पॉसिबल हो पाया, जहां पर जब आर्थर खुद को बाथरूम में बंद कर डांस करता है, वो बेसिकली पूरी तरह से वकीन फिनिक्स की इम्प्रोवाइजेशन थी और ये स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। और वो बेसिकली इस चीज के लिए मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को सुन के इंस्पायर हुए थे, और यही सीन मूवी के अंदर बहुत ज्यादा आइकॉनिक बनता है, जहां पर बेसिकली ये आर्थर के जोकर में कन्वर्ट होने का टर्न इवेंट बनता है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी सीरीज से जुड़े हुए कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में, जहां पर सबसे पहले इस मूवी को 2012 के अरोरा कोलोराडो मूवी थिएटर में डार्क नाइट राइजेस मूवी के दौरान हुए मास शूटिंग से जोड़ा जा रहा था, जहां पर इस हादसे के विक्टिम्स के 3 फैमिलीज ने वार्नर ब्रोस को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा, और इस जगह पर जोकर की मूवीज को प्रीमियर नहीं किया गया। वहीं पर मूवी का सब्जेक्ट मैटर और कॉन्सेप्ट को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ने FBI और यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को कॉशनरी नोटिस भेजा। यहाँ तक कि मूवी गोवर्स को जोकर का कॉस्प्ले तक करने के लिए मना किया गया था, जो कि टॉड फिलिप्स और वकीन फिनिक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उनके हिसाब से ये सारी की सारी चीजें मूवी को लेकर एक मिसकंसेप्शन लोगों के बीच में फैला रही थी। वकीन फिनिक्स ने अपना इतना ज्यादा वजन कम कर लिया था कि उनके लिए सीन्स को शूट करने के लिए एनर्जी जुटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था, और वकीन फिनिक्स को किसी भी सीन को रीशूट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। यही कारण है कि टॉड फिलिप्स दिन रात करके इसकी कहानियों में अलग अलग प्रकार के बदलाव किया करते थे, और यहाँ पर वो स्पेशली एक्टर्स का भी इनपुट लिया करते थे, और एक्टर्स के पास सिर्फ और सिर्फ अपने मेकअप चेयर पर ही इन सीन्स के लाइंस को मेमोराइज करने का वक्त हुआ करता था। यही कारण है कि वकीन फिनिक्स और एक्टर रॉबर्ट डिनेरो में
शूट के दौरान थोड़ी अनबन हो गई थी, जहां पर रॉबर्ट डिनेरो वकीन फिनिक्स के साथ सीन्स की लाइन के प्रैक्टिस करना चाहते थे और वकीन फिनिक्स सीधे एक्ट करना चाहते थे। अब अगर बात की जाए मूवी के हॉलीवुड रिस्पॉन्स की, तो यहाँ पर वकीन फिनिक्स और टॉड फिलिप्स के काम की बहुत ज्यादा सराहना हुई, जहां पर एक्टर मार्क हैमिल, जो लंबे समय से जोकर के कई सारे एनिमेटेड फॉर्म्स में अपनी आवाज दे चुके हैं, उन्होंने वकीन फिनिक्स की परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट बताया। दूसरी ओर एक्टर जॉश ब्रोलिन, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर थैनोस और डेडपुल मूवीज के अंदर केबल का रोल प्ले कर चुके हैं, उनके हिसाब से जोकर मूवी को अप्रिशिएट वही कर सकता है जिसकी जिंदगी में कोई न कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ होगा, जो कहीं न कहीं और कभी न कभी हर किसी के साथ होता है, और हमें ये मूवी अपने अंदर के कंपैशन को निखारने को इंस्पायर करती है। वहीं पर एक्टर विंसेंट डिनाफ्रियो, जिन्होंने डेयरडेविल सीरीज के अंदर विल्सन फिस्क का कैरेक्टर प्ले किया है, उनके हिसाब से वकीन फिनिक्स की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा जानदार थी। वहीं दूसरी ओर जेसिका चेस्टन ने भी ये बात माना कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन एक्टिंग परफॉर्मेंस था जो उन्होंने अब तक देखा हो। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी सीरीज की क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में, जहां पर अगर सबसे पहले बात करें फाइनेंशियली, तो इस मूवी ने 55 से 70 मिलियन डॉलर्स की टोटल बजट पर वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन कमाए थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 335 मिलियन डॉलर्स अकेले इसने पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका से कमाए और 738 मिलियन डॉलर्स इसने दुनिया के बाकी हिस्सों से कमाए, जहां पर ये 2019 की 6वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी साबित हुई और ये पहली R-रेटेड मूवी बनी जिसने $1 बिलियन का मार्क क्रॉस किया था। वहीं पर दूसरी ओर अगर बात करें इस मूवी के अवार्ड्स की, तो इस मूवी को टोटल 146 नॉमिनेशंस मिली थी, जिसमें से इसने 97 अवार्ड जीते, जहां पर इसने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लॉयन अवार्ड जीता, जो इस फिल्म फेस्टिवल की सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है। वहीं पर इस मूवी को एकेडमी अवार्ड्स के लिए इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर 11 नॉमिनेशन मिली थी, जिसमें यहाँ पर वकीन फिनिक्स को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया और इस मूवी के ओरिजिनल स्कोर को ऑस्कर अवार्ड दिया गया। वहीं पर गोल्डन ग्लोब्स में इसे बेस्ट मोशन पिक्चर और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड दिया गया। वहीं पर क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में भी इसे बेस्ट एक्टर और बेस्ट स्कोर का अवार्ड दिया गया। अब चलिए फाइनली बात करते हैं इस मूवी के फ्यूचर के बारे में। तो अब ये बात आपको थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लग सकती है, पर ऐसा लग नहीं रहा कि इसकी सीक्वल मूवी आने भी वाली है, जहां पर इनिशियली खबर आ रही थी कि टॉड फिलिप्स और वकीन फिनिक्स जोकर की सीक्वल पर काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में फाइनली टॉड फिलिप्स ने इस बात को क्लियर किया कि उनका कोई भी इंटेंशन नहीं है जोकर की सीक्वल बनाने का और इस मूवी को सिंगल मूवी की तरह ही पिच किया गया था। खैर यहाँ पर अब ज्यादा डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नई बैटमैन मूवी आने वाली है उसके ट्रेलर से हमें एक नए जोकर का भी हिंट मिल चुका है। अब देखते हैं कि वो कैसा साबित होता है। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द जोकर मूवी फैक्ट्स। वैसे तो टॉड फिलिप्स ने इस मूवी को ओपन टू इंटरप्रिटेशन बनाई थी, जिसके कारण इस मूवी के कई सारे मतलब निकल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये मूवी सोसाइटी के हर एक पार्ट, क्लास या कम्युनिटी को हमें बराबर की इज्जत देने को इनकरेज करती है, स्पेशली उन लोगों को जो किसी भी प्रकार के डिसेबिलिटी से जूझ रहे हों। एंड ऑफ कोर्स हमें इनके प्रति थोड़ा और कंपैशनेट और टॉलरेंट होना चाहिए। बाय द वे आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। मुझे ऑफ कोर्स वकीन फिनिक्स के इस कैरेक्टर को लेकर पैशन और इसको लेकर स्ट्रगल्स को जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। फॉर्चुनेटली एट द एंड ऑफ द डे उनकी मेहनत पे ऑफ हुई। वैसे अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।